कृषि करता हो, घर बनाकर रहता हो और एक सभ्य नगर की स्थापना करे, सभ्य नगर की स्थापना करे। ठीक, जैसे हमारा पहले देखेंगे तो लगभग 5000 बीसी में 5000 बीसी में दुनिया की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता ने जन्म लिया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता ने पहली बार 5000 बीसी में जन्म लिया था। कहाँ जन्म लिया था? इराक की दजला और फरात घाटियों के बीच। दजला फरात, इराक की दजला फरात घाटियों के बीच पहली बार मेसोपोटामिया की सभ्यता ने 5000 बीसी में जन्म लिया। दजला फरात का आज नाम हो गया, मॉडर्न नाम उनका रख देते हैं टिग्रस एंड यूफ्रेटस। टिग्रस एंड यूफ्रेटस नाम हो गया उनका, लेकिन पहले उनका नाम दजला फरात था। उसकी घाटियों में इसका जन्म हुआ। लेकिन यह एक गांव की सभ्यता थी, मतलब नगरीय सभ्यता नहीं थी। लोग घर तो बनाते थे, लेकिन घर किसी भी स्थान पर बना देते थे, कोई एक तरीका नहीं था बनाने का। इसीलिए तो मेसोपोटामिया सभ्यता एक गांव की तरह सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता नहीं थी। ठीक, मेसोपोटामिया की सभ्यता में 4 वंश शासन करते थे। इसमें 4 सभ्यताएं टूट गई धीरे धीरे। इसमें धीरे धीरे 4 सभ्यताओं का उदय हुआ। ठीक, पहली हमारी थी बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन, ये बेबीलोन की सभ्यता थी, यही सबसे डेवलप्ड सभ्यता थी उस समय। सबसे प्रभावित सभ्यता बेबीलोन की सभ्यता थी। और बेबीलोन में ही दुनिया का झूलता हुआ बाग है। उसको इस तरह बनाया गया है कि लगता है कि बाग पानी के ऊपर झूल रहा है, लेकिन बाग झूलता नहीं है। कैसे झूलेगा? ठीक, तो बेबीलोन में ही झूला हुआ बाग है। और यहीं से सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान, द ग्रेट अलेक्जेंडर, सिकंदर की मृत्यु यहीं पे हुई थी। ठीक, सिकंदर जो हमारा था यहीं पे आकर बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई। और वहीं पे उसको सिकंदर के घोड़े भूखे फरात का भी मकबरा है। सिकंदर की पत्नी का नाम था रक्सोना। उसको विश्व विजेता, सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय जाने गए देशों को उसने पूरी तरह जीत लिया था। केवल भारत को नहीं जीत पाया था। भारत का प्रारंभिक क्षेत्र जैसे पंजाब वाले क्षेत्र को उसने जीत लिया था, और बाकी संपूर्ण भारत को नहीं जीत पाया। ठीक, दूसरी थी हमारी असीरिया की सभ्यता। असीरिया की सभ्यता। तीसरी थी केल्टिया की सभ्यता। और चौथी थी सुमेरियन की सभ्यता। हमको मेनली बेबीलोन और सुमेरियन की सभ्यता के बारे में पढ़ना है। बेबीलोन की सभ्यता का सबसे प्रतापी शासक था हम्मुरब्बी। हम्मुरब्बी इसका सबसे प्रतापी शासक था। हम्मुरब्बी ने एक स्तंभ बनवाया, स्तंभ, और इस पर अपना अभिलेख लिखवाया। इसमें क्या लिखवाया? इसमें उसकी सभ्यता में प्रयोग होने वाले बहुत सारे नियम थे, जिन जिन नियमों को उस सभ्यता के लोगों को पालन करना था। इसमें नियमों को लिखवाया था उसने। ऐसा मान लीजिए लिखित संविधान की भांति इसने पहली बार शिला संविधान लिखवाया था। हम्मुरब्बी ने पहली बार शिला संविधान लिखवाया था। इसमें उसके शासनकाल में लगने वाले बहुत सारे नियम थे, जिन नियमों की भांति वो अपने शासन को चलाता था। ठीक, और यहीं से जो हमारी सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहीं से समय की शुरुआत हुई। और ये समय नहीं है जो हम सोच रहे हैं कि अरे समय की शुरुआत कैसे हुई, समय तो बहुत पहले से चल रहा है। समय ये नहीं, समय का मतलब है कि समय की काउंटिंग कैसे करते हैं। जैसे हमारा 60 है, 60 सेकंड में 1 मिनट मान के चलते हैं। 60 मिनट में क्या मानते हैं? 1 घंटा मानते हैं। ऐसे ही 60 सेकंड में 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा। तो ये 60 क्यों लिया गया? 60 ही क्यों लिया गया? 2, 4, 5, 10 कुछ भी ले सकते थे, ठीक, तो ये 60 क्यों लिया गया? इसकी चर्चा हम करते हैं कि ये 60 सेकंड को 1 मिनट क्यों माना गया। ठीक, जो हमारा 60 था, ये जो हमारा राजा था हम्मुरब्बी के दरबार में 60 महाज्ञानी रहते थे। 60 महाज्ञानी, हम्मुरब्बी के दरबार में 60 महाज्ञानी रहते थे। और एक एक ज्ञान की, अरे हम्मुरब्बी जो था उसको एक एक पल की बहुत ही कीमत थी। उसने एक पल की भी कीमत बताई कि एक पल में ये से ये हो सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है एक पल में। तो उसने एक एक ज्ञानी को एक एक सेकंड का दर्जा दिया, एक एक सेकंड का दर्जा दिया था। एक एक ज्ञानी को एक एक सेकंड का दर्जा दिया। और उन 60 ज्ञानियों को मिलाकर 60 सेकंड बन गए। उन 60 ज्ञानियों को जोड़कर 60 सेकंड की रचना हुई। और तब से कहा गया 60 सेकंड 1 मिनट, और ऐसे ही 60 मिनट में 1 घंटा। और उस समय हम्मुरब्बी के विद्वानों ने खोजा था कि जो हमारा पूरे वर्ष का टाइम होता है, पूरे वर्ष, कैलेंडर की खोज तो हुई नहीं थी अभी, ये कैलेंडर की खोज नहीं हुई है, पूरे वर्ष का बस टाइम बता दिया है लगभग कितना हुआ था। ठीक, पूरे वर्ष का टाइम बताया था उस समय 365 दिन, जो कि आज के समय से मात्र 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड कम है। मात्र उस समय इतना एक्यूरेट टाइम बताया था। इसे ये पता चलता है कि हम्मुरब्बी के शासनकाल में ज्योतिष बहुत ही आगे चला गया था। बहुत ही बेहतरीन ज्योतिष थी उसके शासनकाल में, हम्मुरब्बी के शासनकाल में। ठीक, तो यहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। और यहाँ से इन्होंने पहली बार दशमलव प्रणाली की शुरुआत की। जो हम दशमलव लगाते हैं, दशमलव प्रणाली की शुरुआत की थी इन्होंने। और इन्होंने ही पहली बार पाई की खोज की। पाई की खोज हुई और दशमलव प्रणाली की शुरुआत यहीं से हुई थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ठीक,
अभी पाई का मतलब कोई समझ नहीं पाया आज तक। पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब हम बताएंगे कि पाई का एक्चुअल मतलब क्या है, पाई क्या है। ये पाई मिलेगा जैसे 2 हमारा है तो किसी चीज़ को काउंट करते हैं कि 1 2 शुरू हुए, ठीक 2 है इसका मतलब, लेकिन पाई है, ये पाई क्यों है और इसका मान 22/7 आ गया। इसका मान क्या गया 22/7, ये क्या है, ठीक इसको बाद में देखा जाएगा। चलिए ये हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट सभ्यता क्या है, इसके बाद कौन सी सभ्यता ने जन्म लिया, ठीक। तो दूसरी हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है भौगोलिक मान्यता के अनुसार, दूसरी सभ्यता हमारी थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कहाँ पनप रही थी। अच्छा इस साइड हम तो इसको मिटा देते हैं और मिटा के कर लेते हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। चलिए ये तो हमारा हो गया था ऐतिहासिक के बारे में लगभग। इधर आ जाएगा हमारा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता लगभग आज से 3500 BC में थी। ये BC का था बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था जीरो से शुरू हुआ 1 2 3 4 आज 2022 मतलब 2000 आगे हम लोग चले आए हैं। तो 2000 वो जोड़ लीजिए, 3500 जोड़ लीजिए, 3500 2000 कितना हो गया 5500, मतलब आज से लगभग 5500 साल पहले मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। यह मिस्र देश में जो कि अफ्रीका का एक देश है, और मिस्र और साउथ अफ्रीका केवल 2 ही ऐसे देश हैं जो आज डेवलप्ड हैं। पूरे अफ्रीका में 2 ही ऐसे देश हैं जो आज डेवलप्ड हैं। तो मिस्र है, मिस्र भी रेगिस्तान क्षेत्र है, सहारा रेगिस्तान में आता है मिस्र। उसके बीच में नील नदी बहती है, तो मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। इसका सबसे महान राजा था फिरौन। इसका सबसे महान राजा था फिरौन। फिरौन एक ऐसा राजा था जिसकी मम्मी को आज भी रखा गया है यूनेस्को में इसकी मम्मी को आज भी रखा गया है। फिरौन को कहा जाता है कि फिरौन को कयामत ने श्राप दिया था कि तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे शरीर को न जल लेगी न हवा, मतलब कोई भी पंच तत्व में से, तो हमारे पंच तत्व क्या होते हैं, हवा जल पानी ये सब होते हैं पंच तत्व। तो पंच तत्व में से कोई भी तुम्हारी बॉडी को कभी जला नहीं सकता, कभी गला नहीं सकता, तुमको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए फिरौन का जो शरीर है वो आज तक बचा के रखा गया है, आज तक नहीं गला। ठीक, इसका दूसरा सबसे महान राजा था फिलाडोल्फ। मिस्र की सभ्यता के लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल में विश्वास करते थे, मतलब कि एक आदमी की आत्मा को निकालकर दूसरे आदमी के शरीर में डालना, इसमें लोग विश्वास करते थे। और ये लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। जैसे प्राकृतिक शक्तियाँ क्या क्या हमारा आ जाता है, जल की पूजा, सूर्य की पूजा, चांद की पूजा, मिट्टी की पूजा, ठीक ऐसे। रेगिस्तान को वो राक्षस मानते थे, और केमिस्ट्री सबसे बड़ी शुरुआत हुई यहाँ से। इन्होंने पहली बार केमिस्ट्री की शुरुआत की थी। रसायन विज्ञान की शुरुआत मिस्र की सभ्यता से शुरू हुई थी। और पाई वहाँ खोजा गया था, लेकिन पाई का मान यहाँ निकल के आया। इन्होंने पहली बार पाई का मान बताया था, जिसका मान लगभग 22/7 है, और लगभग 3 लाख डिजिट तक इन्होंने पाई की वैल्यू कैलकुलेट की थी, तब भी ये जाकर कटी नहीं। लेकिन आज हम समझ लेंगे पाई की वैल्यू कट नहीं पाएगी, लेकिन उस समय किसी को पता नहीं था कि पाई की वैल्यू कट नहीं सकती। 3 लाख डिजिट तक कैलकुलेट किया था इन्होंने पाई की वैल्यू। केमिस्ट्री की शुरुआत यहाँ से हो गई। यह मिस्र में थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल में विश्वास करती थी। ठीक, मिस्र की सभ्यता 2200 BC में थी आज से। यह भी एक बहुत ही बेहतरीन सभ्यता में से एक थी। जो हमारा फिरौन राजा था, इसने बहुत सारे पिरामिड्स की रचना करी, जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया पिरामिड्स को। इसमें सबसे बड़ा है गीजा शहर में बना हुआ, इसका एक शहर है गीजा शहर में बना हुआ गीजा का पिरामिड। ठीक, गीजा का पिरामिड गीजा शहर में बना हुआ है। मिस्र के लोग जो थे, मिस्र की राजधानी आज वर्तमान में इसकी राजधानी काहिरा है। कि मिस्र की राजधानी काहिरा है। ठीक, मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र जो हमारा है, आज मिस्र की इकोनॉमी, इसमें बनी हुई एक नहर, स्वेज नहर पर टिकी हुई है। ठीक, आज का मिस्र हो गया। तो मिस्र की सभ्यता के बारे में इतनी जानकारी थी। ठीक, उसके बाद देखा जाएगा हमारी तीसरी कौन सी सभ्यता थी जो दुनिया पर कराई थी। तीसरी सभ्यता थी हमारी होंगहो नदी की सभ्यता। होंगहो नदी की सभ्यता थी तीसरी सभ्यता। होंगहो नदी की सभ्यता में ये कहाँ थी, ये चीन में। और होंगहो नदी का नाम आज हो गया है पीली नदी। इसी को आज हम पीली नदी के नाम पे जाते हैं, येलो रिवर, जिसको चीन का शोक कहा जाता है। इसमें लगातार बाहर आने की वजह से हर साल चीन में बहुत ही आपदाएं आती रहती हैं। ठीक, पीली नदी, इसी किनारे बसी हुई थी होंगहो नदी की सभ्यता। होंगहो नदी की सभ्यता की सबसे बड़ी खोज थी कागज। इन्होंने पहली बार कागज की शुरुआत की, कागज और कागजी मुद्रा। इन्होंने पहली बार कागजी मुद्रा की शुरुआत की थी, मुहर लगी हुई मुद्रा। पहले लोग राजा महाराजा कहते सोने की मुद्रा चलाते थे, चांदी की मुद्रा, तांबे की, कांसे की, चमड़ी की मुद्रा भी चली, शीशे की मुद्रा चली, ऐसे बहुत सारी मुद्राएं चली। लेकिन पहली बार कागजी मुद्रा की शुरुआत की थी चीन की होंगहो सभ्यता के लोगों ने, और इन्होंने पहली बार समय की एक्यूरेट जानकारी दी कि इसमें 365 दिन
5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड होते हैं। एक साल में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड होते हैं। ठीक, पहली बार इन्होंने बताया था चीन की सभ्यता में। चीन की सभ्यता दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन पर बसी हुई, मतलब जितनी भी सभ्यताएं थी उसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन थी पीली नदी की जमीन। सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन पर इनकी सभ्यता बसी हुई थी, चीन की सभ्यता। ठीक, चीन की सभ्यता के बारे में हो गया। नेक्स्ट सभ्यता चलते हैं, इस साइड बिता देते हैं इसको। चलिए, चलिए कल का सेशन पढ़ाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा छोटा हुआ था। हमने बेबीलोन सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद हम चले गए थे मिस्र की सभ्यता और हाम्बुरादी की सभ्यता। ठीक, लेकिन हमारी असीरिया की सभ्यता छुटी हुई थी, केल्टिया की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता। ठीक, तो केल्टिया की सभ्यता के बारे में देख लेते हैं। केल्टिया की सभ्यता क्या थी? यह भी मेसोपोटामिया की सभ्यता की एक हिस्सा थी। केल्टिया की सभ्यता, इधर इसको इरेज कर देते हैं, चलिए बता देते हैं वैसे ही। केल्टिया की सभ्यता, केल्टिया की सभ्यता का सबसे प्रमुख देवता था मर्दुक। मर्दुक इनका सबसे प्रमुख देवता था और इनका सबसे प्रमुख कार्य था कपड़ा उद्योग। ये लोग सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग करते थे। और ये केल्टिया की सभ्यता, इसका खगोल विज्ञान इतना ज़्यादा तेज था कि इन्होंने एक सप्ताह में 7 दिन बताए थे। सप्ताह क्या होता है? एक सप्ताह में 7 दिन बताए थे और 120 मिनटों में 1 घंटा बताया। बस ये इनसे गलती हो गई थी कि 120 मिनटों में इन्होंने 1 घंटा बता दिया था। सुमेरियन सभ्यता, इसमें सबसे प्रमुख सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता से ही कुछ लोग निकल के अब पश्चिम में बसी हुई थी और यहीं से लोग निकलकर सिंधु घाटी सभ्यता में गए थे और सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना की थी। सुमेरियन सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया में नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक, अब सुमेरियन की सभ्यता में याद है हमारे, इसके 2 महान खगोल शास्त्री थे। महान खगोल शास्त्री मतलब खगोल विज्ञान, रेबु रिमित्रू। इसके 2 महान खगोल शास्त्री थे और इनके आके गए समय में और आज के वार्षिक समय में मात्र 26 मिनट का फर्क है। मात्र 26 मिनट का फर्क है। इसका एक और खगोलवेता था किरिन्नु। किरिन्नु को ये लोग भगवान का दर्जा देते थे। किरिन्नु एक ऐसा खगोलवेता था कि इसने पृथ्वी के वार्षिक झुकाव की गणना की थी कि पृथ्वी हर साल कितना डिग्री झुक जा रही है। आज पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है, या अपने तल से 23.5 डिग्री झुकी, सॉरी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई, तल से कितना झुकी रहेगी? 90 से इसको घटा दीजिए। ठीक, तो हमारा निकल जाएगा, लगभग आ जाएगा हमारा 60% से 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री ये तल से झुकी हुई है और अच्छे से 23.5 डिग्री। किरिन्नु ने इसकी खोज की थी, बहुत पहले इसकी खोज कर दी थी। ठीक, चलते हैं, ये सब खत्म हो गया। अब हमारी चौथी सभ्यता आ जाएगी। चौथी सभ्यता ये हमारी इधर लिख लेते हैं। अच्छा, इसी को मिटा देते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता को। चलिए लिखिए होंगे अब तक। चौथी है ग्रीस की सभ्यता। यूरोप के देश ग्रीस में स्पार्टा की सभ्यता रहती थी। स्पार्टा, यह संख्या में 300 ही थे, केवल 300 आदमी थे इसमें। इनका राजा था लियोनाइडस। यह दुनिया की सबसे प्रतापी सभ्यताओं में से मानी जाती है क्योंकि इन्होंने मात्र 300 लोगों ने मिलकर 20,000 सैनिकों को हरा दिया था।
इन्होंने 20,000 की सेना को परास्त कर दिया मात्र 300 लोगों ने मिलकर। इनका राजा लियोनार्डस था। लियोनार्डस बहुत ही प्रतापी राजा था। इसके ऊपर हॉलीवुड में एक मूवी भी बनी हुई है, लियोनार्डस मूवी बनी है इसके ऊपर। ठीक, ये बहुत ही छोटी सभ्यता थी और जल्दी ही समाप्त हो गई, क्योंकि इसमें मात्र 300 लोग थे, तो कभी न कभी तो डेथ होगी उनकी। ठीक, अब क्या देखते हैं पोरस की सभ्यता। पोरस, यह फारस में, आज उसका नाम ईरान है, फारस का नाम ईरान है, लेकिन उसके जो सामने खाड़ी बसी हुई है उसका आज भी नाम फारस की खाड़ी ही रखा गया है। ठीक, उसका ईरान, उसकी राजधानी तेहरान है। पोरस, फारस में पोरस की सभ्यता थी। यह लोग आग की पूजा करते थे, किसकी? आग की। और यह लोग अपने आप को पारसी कहते थे। पारसी लोग बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही तेज और बहुत ही धनवान होते थे। ठीक, पारसी जो हमारे जमशेद जी टाटा थे, जमशेद जी टाटा, वह भी पारसी हैं और वह भी यहीं से आए थे, फारस से, पोरस की सभ्यता के ही शायद निवासी होंगे जमशेद जी टाटा। ठीक, जमशेद जी टाटा फारसी थे, इन्हीं के पोरस की सभ्यता के वंशज थे जमशेद जी टाटा, और उन्हीं के पुत्र हैं आज रतन टाटा। आज टाटा कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। ठीक, आग की पूजा करते थे ये लोग। नवरोज का त्यौहार मनाते थे, जैसे हम लोग नवरात्र मनाते हैं, ये लोग नवरोज का त्यौहार मनाते थे। ठीक, नवरोज का त्यौहार पोरस की सभ्यता के लोग मनाते थे। उसके बाद छोटी छोटी सभ्यताएं और थी, जैसे एक और सभ्यता थी इसमें छोटी सी। कितनी सभ्यताएं हुई हमारी? 1 2 3। अब चलते हैं हमारी मेन सभ्यता के ऊपर। सबसे मेन सभ्यता हमारी है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, जो भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में बसी हुई थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। पहले तो इसका नाम यही था, लेकिन अब उसको कहा गया है हड़प्पा की सभ्यता, क्योंकि पहले माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता की सारे स्थल सिंधु नदी के आसपास ही बसे हुए हैं, लेकिन इसके कई स्थल जैसे लोथल मिला भगवा नदी किनारे, और हमारा हड़प्पा मिला रावी नदी किनारे, और कई सारी नदियाँ हैं जैसे डास्क नदी एंड हिंडन नदी, कई सारी नदियों के किनारे इसके स्थल जब प्राप्त होने लगे तब इसको सिंधु घाटी सभ्यता से नाम चेंज कर हड़प्पा की सभ्यता, इसके पहले खोजे गए स्थल के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं हम सिंधु घाटी की सभ्यता, इधर मिटा देते हैं इसको। और देखिए ये हमारी हांगकांग नदी की सभ्यता, हांगकांग चीन की सभ्यता है। इसी में चीन की महान दीवार बनाई गई थी, इसी में चीन की महान दीवार का निर्माण किया गया। चीन की महान दीवार किसने बनाई थी? चीन की महान दीवार सिंघागटी, इसके एक शासक, चीन हांगकांग नदी की सभ्यता के एक शासक ने, सिंघागटी ने चीन की महान दीवार बनाई। इन्होंने पहली बार इन्होंने चाय और